नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर, और न्यूज पंच में करेंगे खबरों की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और अब न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। तो आपको बता दें कि न्यूज पंच में सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की, और आपको बताएंगे कि मान को 1 महीने का वक्त मिला है। विस्तार से इस पूरी खबर के बारे में करेंगे चर्चा। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी यूरोप से जुड़ी हुई, और आपको बताएंगे कि यूरोप में किस तरह से गर्मी का है जलजला और किस तरह से लोग हो रहे हैं हैरान परेशान। इसके अलावा न्यूज पंच में जो हमारी अगली खबर होगी वो होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हुई। आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान पे फिर हुआ है घातक हमला। विस्तार से इस पूरी खबर पर भी चर्चा करेंगे और आपके साथ करेंगे जानकारी साझा। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत, और सबसे पहले बात पंजाब मान और अपमान की करते हैं। दरअसल पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की विशेष बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान, मंत्रियों और विधायकों की पेशी भी तय थी। एक तरफ सरकार और सिख संस्थाओं के बीच कानून पर टकराव है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मान खुद कथित विवादित वीडियो और धार्मिक बयानों को लेकर भी घिरे हुए हैं। इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट के लिए अपने संवाददाता से करेंगे बात। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं मान की किस तरह से बढ़ रही हैं मुश्किलें, इस पूरे ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। तो मान की बढ़ी है मुश्किल, क्योंकि आरोप में घिरे हुए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। शिकायतों का पुलिंदा लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो मान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लगातार वो घिरते जा रहे हैं। यहीं अब बात करते हैं बेअदबी कानून को लेकर के। बेअदबी कानून में संशोधन की बात यहां पर निकल करके आई है, क्योंकि सरकार को अब 1 महीने का वक्त मिला है। आपको बता दें कि आज जिस तरह से सुनवाई के लिए बुलाया गया था, उसके बाद 1 महीने का वक्त अब मान सरकार को मिला है, और कहा है कि इस पूरे कानून में जो बेअदबी कानून है इसमें संशोधन किया जाए 1 महीने के भीतर। पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्रियों की पेशी हुई है, और सीएम मान आज नहीं हुए पेश। आपको इस वक्त का एक और अपडेट भी साझा कर दें कि श्री अकाल तख्त साहिब के सामने जो पेशी हुई थी उसमें सीएम भगवंत मान नहीं पहुंचे हैं। तो मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। श्री अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी को इस पूरे मामले को लेकर के अगर बताएं तो आपत्ति, और साथ ही साथ श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेशी हुई है। विधायक और मंत्री पेश हुए हैं, लेकिन भगवंत मान मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अपमान से जुड़ा हुआ ये पूरा की पूरा कानून और पूरा की पूरा मामला, नए कानून को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आए। गैर सिख कैबिनेट मंत्रियों से लिखित में जवाब भी मांगा गया, और श्री अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी को इसमें आपत्ति नजर आ रही थी, और इसको लेकर के अब बेअदबी कानून को लेकर के 1 महीने की मोहलत दी गई है। बेअदबी कानून पर किस तरह से पूरा मामला गरमाया, आपको बताते हैं। दरअसल जागृत जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 ये है। पंजाब सरकार ने अधिनियम को अधिसूचित किया था। ग्राफिक के जरिए भी जरा प्रमुख बातों को समझिए। पंजाब सरकार ने इस कानून को अधिनियमित किया, और इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा से इसे सर्वसम्मति से पारित कराया गया था, लेकिन अपवित्रता के कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान, बेअदबी के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान भी इसके दौरान किया गया था। तो आपको बता दें कि ये पूरा की पूरा जो कानून है इसको लेकर के आज पेशी हुई, और इसके बाद अब 1 महीने का समय दिया है, मोहलत दी गई है, क्योंकि इसमें संशोधन करना होगा। श्री अकाल तख्त साहिब ने इस पूरे जो कानून था उसको लेकर के आपत्ति जताई थी, और इसी को लेकर के पंजाब में लगातार हम देख रहे थे कि एक तरह से सियासी घमासान जहां चल रहा है, तो वहीं मान की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और आपको बता दें कि सिख पंथ से परामर्श किए बगैर ये पूरा की पूरा कानून बनाया गया, ये बात निकल करके सामने आई, और इसीलिए मान की मुश्किलें लगातार बढ़ती गई। उनके खिलाफ बैनर पोस्टर भी लगाए गए, और लगातार घिरते नजर आ रहे थे मान यहाँ पर। और अब 1 महीने के भीतर इस पूरे कानून में संशोधन करना होगा, क्योंकि ये कहा गया श्री अकाल तख्त की तरफ से कि 1 महीने के भीतर इस कानून में संशोधन किया जाए। सिख पंथ से परामर्श के बगैर ये पूरा के पूरा कानून बनाया गया, और यही वजह है कि अब इसमें 1 महीने के भीतर आपको संविधान इस कानून के अंदर संशोधन करना होगा। अब विवादों से गहरा नाता रहा है भगवंत मान का। ये कोई पहली बार नहीं है कि भगवंत मान जो है वो पहली बार विवादों में घिरे हैं।
जुलाई 2014 का जिक्र यहाँ पर आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि जुलाई 2014 में तत्कालीन आप नेता योगेंद्र यादव का बड़ा आरोप यहाँ पर सामने आया था। दरअसल प्रत्याशियों की बैठक में नशे में पहुंचने का आरोप यहां पर भगवंत मान पर लगा था। तो विवादों से कोई पहली बार घिरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं मान, बल्कि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। फरीदकोट गोलीकांड जो कि अक्टूबर 2015, यहां भी इनका संबंध नजर आया। और इसके अलावा अमृतसर के बरगाड़ी में पूर्व ग्रंथी मौजूदा लोगों का भी यहां पर आरोप लगता हुआ नजर आया। अक्टूबर 2015 को याद कीजिए। इसके अलावा अक्टूबर 2015 में ही शराब के नशे में मंच पर पहुंचने का आरोप भगवंत मान पर लगा था। अगस्त 2016 जब 3 सांसदों की शिकायत पहुंची थी लोकसभा अध्यक्ष के पास, और ये शिकायत लिखित रूप में की गई थी भगवंत मान के खिलाफ। मान के पास बैठने पर शराब की दुर्गंध आती है, ये बात सांसदों ने की थी। अक्टूबर 2015 की बात करें अगर, तो फरीदकोट गोलीकांड यहां पर आता है, जब पीड़ितों की शोक सभा में एक बार फिर विवादों में घिरते हुए भगवंत मान नजर आए थे। मान के पास बैठने पर शराब की दुर्गंध की बात यहां पर सामने आई थी। और अमृतसर के बरगाड़ी में पूर्व ग्रंथी मौजूदा लोगों का भी यहां पर भगवंत मान पर आरोप लगता हुआ साफ तौर पर नजर आया था। इसके अलावा कई सुरक्षा घेरों को पार करने का एक वीडियो भी उन्होंने बनाया, जो कि जुलाई 2016 का ये मामला है। तो कोई पहली बार नहीं है जब भगवंत मान विवादों में घिरते हुए नजर आए हैं। ईमान हमेशा ही विवादों में रहे हैं, विवादों के घेरे में हमेशा रहते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा 2016 की जब बात करते हैं तो संसद भवन में प्रवेश के वक्त उन्होंने वीडियो बनाया था। कई सुरक्षा घेरों को पार करने का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड किया गया। अप्रैल 2022 जब मान के खिलाफ पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की और नशे की हालत में वो तख्त दमदमा साहिब में प्रवेश करने का उन पर आरोप लगा था। यानी कि शराब और मान का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है, जिसको लेकर के उन पर कई सारे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। कई बार वो विवादों में रहे हैं। इस पूरी खबर पर और भी अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जुड़ गए हैं। गुरमीत, इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? आज पेशी हुई है विधायक और मंत्रियों की, और अब 1 महीने में जो कानून बनाया गया था बेअदबी का, उसमें संशोधन करना होगा। इस वक्त क्या कुछ अपडेट आप साझा करेंगे हमसे? देखिए संध्या, ये जो कानून है जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट, इसको लेकर जो है वो सारा एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था सरकार के बीच में और श्री अकाल तख्त साहिब और सिख जत्थेबंदियों के बीच में। बेसिकली जो है श्री अकाल तख्त ने ये निर्देश दिया है और ये निर्देशित किया है कि जो ये कानून है इसके अंदर जो भी आपत्तियां हैं उनको 1 महीने के अंदर दूर किया जाए और उस कानून को संशोधित किया जाए। अब इसके साथ ही एक छोटा सा कंफ्यूजन जो है श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के बाद वो आया है, क्योंकि जैसे ही ये मंत्री और विधायक श्री अकाल तख्त साहिब के सेक्रेटेरिएट से बाहर निकले, उन्होंने मीडिया के मुखातिब हुए से कुछ ही सेकंड पहले, और जो पंजाब के वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने ये बताया कि पहले दरअसल ये जो पूरी प्रोसेस है वो ऐसे होगी कि जो जो ऑब्जेक्शंस है श्री अकाल तख्त साहिब के, वो ऑब्जेक्शंस बताए जाएंगे। उसके बारे में बाकायदा एक पत्र भेजा जाएगा पंजाब विधानसभा के स्पीकर को, और उसके बाद पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरकार को सूचित करेंगे, और उसके बाद उस तारीख से लेकर 1 महीने का समय होगा हमारे पास ये सोचने के लिए कि कानून में संशोधन जो है वो कैसे कैसे और किन किन बातों को लेकर किया जाए। अब इसमें जो है बेसिकली 4-5 चीजें थी। एक कस्टोडियन की जो परिभाषा थी उसको लेकर एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो है सिख जत्थेबंदियों का था कि यदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ किसी पाठी को ग्रंथी सिंह की कस्टडी में रहती है और वहां पर बेअदबी होती है, तो उसे आरोपी बनाना, उसे दोषी साबित करना कितना सही होगा, जबकि कोई बाहर से आया शख्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करके चला गया हो। तो इसको लेकर काफी बड़े सवाल थे। इसके साथ ही शब्दावली को लेकर कई तरह के सवाल थे, क्योंकि सिख पंथ में जो मर्यादा है, जो भाषा है, जो शब्दावली है, वो थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल होती है और कानून में अलग तरीके से इस्तेमाल की गई थी। तो इसको लेकर काफी बड़ा ऑब्जेक्शन था, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि जिस समय कानून बनाया गया उस समय सिख जत्थेबंदियों से, सिख इंस्टीट्यूशन से, सिख विचारकों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। तो इस बार ये सीधे तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ने कहा है कि अगले 1 महीने में संशोधन किया जाए, और मैं हर रोज हर मिनट जब भी सरकार कहेगी मैं तैयार हूं किसी भी तरह के सलाह
सलाह मशवरे के लिए। इसके साथ ही एक और जो सिख विचारकों की ओर से एक विचार आया था कि दरअसल जो कानून बनाया गया वो काफी सख्त बनाया गया, मगर इसमें क्या है कि यदि कल को मान लीजिए कोई बेअदबी का मामला सामने आता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती है, उसके बाद केस रजिस्टर होता है, अब जो भी बेअदबी हुई है जिस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ की, तो क्या उस भीड़ साहिब को सरकारी मालखाने में रखा जाएगा और फिर जब केस चलेगा तो अदालत में उसे किस अवस्था में कैसे लेकर जाया जाएगा। देखिए, सिख धर्म में जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उन्हें बिल्कुल जागते हुए, बिल्कुल जीवित गुरु के तौर पर माना गया है। तो ऐसे में क्या सरकारी मालखाने में उतना सम्मान मिल पाएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को? तो इस तरह के विचार जो है सिख विचारकों की ओर से रखे गए। मगर बिसाइड्स दिस, ये सिर्फ ये आप मानिए कि भगवंत मान का कथित वायरल वीडियो सामने आने के बाद ये एक एग्जैक्टली एक दूसरा मामला है जो निकलकर सामने आया है, जिसमें कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि दरअसल हुआ यह था कि विधानसभा चुनाव होने से ठीक पहले सरकार यह चाहती थी कि एक ऐसा संदेश दिया जाए कि हम धर्म के नाम पर सख्त कानून बनाना चाहते हैं। दरअसल साल 2015 में पंजाब में बरगाड़ी और इसके साथ ही कुछ जगह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले सामने आए थे, मगर उसको लेकर सरकार ये चाहती थी कि सख्त मैसेज दिया जाए। मगर यहां पर श्री अकाल तख्त साहिब का यह कहना था कि जो साल 2015 में उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंटली मामले सामने आए हैं बेअदबी के, उनको लेकर 4.5 साल में सरकार ने, पंजाब सरकार ने क्या किया और सरकार को करना चाहिए था अभी तक। जितने भी आरोपी थे, जितने भी दोषी थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए था। और सच्चाई यह है कि जितने भी बेअदबी के मामले सामने आए, जो बड़े मामले थे जिनमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी थी, वहां पर जो है एसआईटी का गठन भी हुआ, कई बड़े जो है मामला उछला भी और पॉलिटिकली जो स्नोबॉल होता है उस तरह से पंजाब में ये मामले हुए। मगर फाइनली जो है कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि उन मामलों में कोई बड़ी सजा अभी तक नहीं हुई है और एफआईआर भी रजिस्टर हुई, एसआईटी हुई, मामले उछले, मीडिया में खबरें बनी। मगर अभी जो है फिलहाल सरकार को जो है इस मामले में मुंह की खानी पड़ी है और अब अगले 1 महीने में सरकार को ये सोचना होगा कि कानून का संशोधन कैसे करना है और किस प्रकार, क्योंकि सरकार का पक्ष ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ना हो। और इसके साथ ही एक दूसरी समस्या जो है वो सरकार के लिए वो आने वाली है, वो है 5 जुलाई को। दरअसल जो एसजीपीसी है उसने 2-3 रेजोल्यूशन पास किए हैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। उनमें से एक रेजोल्यूशन ये है कि जो एसजीपीसी का प्रतिनिधि मंडल है वो डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात करेगा और जो कथित वायरल वीडियो है उस मामले को लेकर बिल्कुल गुरमीत, यानी कि यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि भले ही इस बेअदबी मामले में 1 महीने की मोहलत मान सरकार को मिल गई हो, लेकिन जो कथित वायरल वीडियो वाला मामला है उसमें मुश्किलें अभी घटती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका और कुनार प्रांतों में बीती रात हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि इन हमलों में 25 आतंकवादी मारे गए और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि काबुल प्रशासन ने पाकिस्तान के इस पूरे दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के नाम पर आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। तो आइए ग्राफिक के जरिए जरा आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक के बारे में। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक बार फिर कायराना हरकत यहां पर सामने आई है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की 3 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान सीमा पर घातक हमले किए गए हैं और बेगुनाहों पर बरसाए गए हैं गोले। और कम से कम आंकड़ा जो निकल करके सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले में 36 आम नागरिकों की मौत हो गई है। जी हां, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है और एक बार फिर ये कायराना हरकत दोहराई है। पाकिस्तान की कायराना हरकत से अफगानिस्तान में जो है लोगों की मौत हुई है। 36 लोगों का ये आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है। फितना अल-खारिज भी निशाने पर और साथ ही साथ अफगानिस्तान का यहां पर आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि मासूम लोगों को, आम लोगों को इससे क्षति पहुंची है। 36 लोग इस हमले में मारे गए हैं। बेगुनाहों को निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किए इसमें अफगानिस्तान के बेगुनाह लोगों की जान गई है। पूर्वी अफगानिस्तान में भारी तबाही का मंजर भी यहां पर देखने को मिला है। ये बयान सामने आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान को क्षति पहुंची है। कराची रेंजर्स पर
शनिवार को ये पूरा के पूरा हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हमले में मारे गए थे 3 पाकिस्तानी सैनिक। ये बात भी यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। तो अफगानिस्तान ने अपनी तरफ से तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हमला अफगानिस्तान पर किया है, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई यहाँ पर हुई और बताया जा रहा है कि 36 लोग जो कि अफगानिस्तान के निवासी वो इस हमले में मारे गए हैं। अब अफगानिस्तान का इस पूरे मामले में क्या आरोप है ये आपको बता दें। दरअसल बेगुनाहों पर बरसाए गए गोले, ये साफ तौर पर अफगानिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया है और बताया कि जो पूरा के पूरा हमला हुआ है इसमें आम नागरिकों की जान गई है, यानी कि आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक कायरतापूर्ण आक्रमण है जो कि रिहायशी इलाकों में किया गया है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है वो कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण उनका रवैया नजर आता है पाकिस्तान का, और किस तरह के नापाक मंसूबे हैं वो एक बार फिर उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, क्योंकि महिला और बच्चों की इसमें जान गई है। निर्दोष नागरिकों को मारना कायरतापूर्ण काम है। अफगानिस्तान की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है और बातचीत से हल नहीं निकालना चाहता है पाकिस्तान, ये बात भी कही गई है। तो हमले में आम नागरिकों की जान गई है और 1, 2, 10 नहीं बल्कि 36 लोगों की जान इस पूरे हमले में गई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर कायरानापूर्ण ये रवैया अपनाते हुए हमला किया है। अब क्यों बढ़ रहा है आखिर ये विवाद, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान अफगान की जो दुश्मनी है वो काफी पुरानी है। ये दुश्मनी आज की नहीं है, काफी पुरानी ये दुश्मनी है, जिसके चलते लगातार हम देखते हैं कि हमले होते हैं। डुरंड लाइन को लेकर ये पुराना विवाद है और ये विवाद जो है वो समय समय पर गर्माता रहता है। इसके अलावा टीटीपी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है और नजर आ रहा है कि किस तरह से ये बार बार जो एक खतरे को भांपते हुए बार बार हमले किए जाते हैं। तालिबान के आने के बाद ये विवाद और भी गहराया। 2025-26 में पाकिस्तान के जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, हमलों की जो संख्या है लगातार बढ़ते जा रही है। और इसके अलावा 1 साल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने कई बार एयर स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पर। तालिबान ने भी हालांकि करारा जवाब इस पूरे मामले में दिया है। फरवरी 2026 में ओपन वॉर की स्थिति भी एक बार बनी थी और जून में फिर एक बार ये विवाद भड़कता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक, जिसकी वजह से 36 आम नागरिकों की जान इस पूरे के पूरे हमले में चली गई है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन इस पूरी खबर पर जुड़ गए। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो पाकिस्तान खुद आतंक को पालता है, बड़ा करता है, वो खुद अफगानिस्तान पर जब एयर स्ट्राइक करता है तो अपने बयान में ये बात कहता है कि हमने तो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया या आतंकवादियों को मारा है। देखिए, निश्चित तौर पे सबसे अहम बात यही है कि पाकिस्तान ने जिस सांप को पाला पोसा है और वो आरोप लगा रहा है कि उसी तरह के सांप आज उसे डस रहे हैं। निश्चित तौर पे अफगानिस्तान में एक समय पाकिस्तान का काफ़ी हस्तक्षेप था और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे वो तकरीबन आम तौर पर मिल के काम करते थे। और आज जब पाकिस्तान का उन पर नियंत्रण खत्म हो रहा है उसके एक हिस्से पर, तो अब वो आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमले किए हैं, देखिए, माना ये जाता है कि अगर आपको कोई आतंकवादी समूह आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसकी कार्रवाई का आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो नागरिक ठिकानों पे हमला है, नागरिक ठिकानों पे हमला जो है बहुत ही कह सकते हैं कायराना हरकत है। और जो अपुष्ट खबरें आ रही है, जो कई जो हमारे स्रोत जो अफगानिस्तान में है वो बता रहे हैं कि 36 का आंकड़ा तो भले ही आधिकारिक तौर पे कहा गया है, लेकिन अगर ऐसे कहें तो वास्तविक संख्या 100 के करीब है। तो 100 के करीब अफगानी नागरिक मारे गए हैं इस हमले में पाकिस्तान के। और सबसे दुखद बात यह भी है कि जब एक हमले के बाद लोग जब बचाव कार्य करने आ रहे थे तो उसी समय उसी जगह पे पाकिस्तान ने दूसरा हमला किया। मतलब आम नागरिकों को उन्होंने निशाना बनाया ताकि डर और भय का माहौल बने। और देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आज का जो तालिबान है, आज की जो तालिबान की सत्ता है वहां, वो पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि जो है तालिबान या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के एक उपनिवेश की तरह काम करे, वो स्वतंत्र देश की तरह काम नहीं करे, उसे अपने संबंध दुनिया में बनाने में स्वतंत्रता नहीं हो।
सॉरी, और इसकी वजह से जब दोनों के बीच में गंभीर मतभेद है, अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच में, तो उस बीच में वो इस तरह के कायराना हमले करके वहां के लोगों को डराने की, और तालिबान जो शासन है जो अपने आप को एक नए स्वरूप में अफगानिस्तान में कायम करने की कोशिश कर रहा है, शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उसमें पाकिस्तान बाधक बन रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान वहां पे हमले कर रहा है। ये आज की बात नहीं है। संध्या हमने देखा है कि मार्च में भी हमले हुए, फरवरी में हमले हुए, लगातार हमले हो रहे हैं। मार्च में एक सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद फिर पाकिस्तान ने कल हमला किया। तो निश्चित तौर पे यह जो बात है, यह बात पाकिस्तान को अपने अंदर आईने में खुद को देखने की जरूरत है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला पोसा है और आज उसी तरह की मिलिटेंसी जो है वो पाकिस्तान को डस रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की, जिसने पूरे यूरोप को बेहाल कर रखा है। यूरोप इस वर्ष लगातार दूसरी बार अभूतपूर्व हीट वेव की चपेट में है, जिसमें लंदन, पेरिस, बर्लिन समेत कई शहरों में तापमान रिकॉर्ड स्तर। विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हुए हैं कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं घटा तो भविष्य में ऐसी भीषण गर्मी और अधिक सामान्य होती जाएगी। इस पूरी खबर पर अपने संवाददाता से लेंगे अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर संकट भरे तापमान पर। तो बर्लिन में पानी की बौछारें की जा रही है। कैसे इस हीट वेव से निजात पाई जा सकती है, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फव्वारे यहाँ पर चल रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्लिन की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा की पूरा यूरोप इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा की पूरा यूरोप जो है वो इस समय गर्मी की तपन महसूस कर रहा है और ऐसे में बर्लिन की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पानी की बौछारें साफ तौर पर नजर आ रही है। कैसे इस प्रभाव को कम किया जा सकता है? हालांकि जिस तरह से यूरोप में इस बार गर्मी का प्रभाव और प्रकोप देखने को मिला है, इसको लेकर के WHO ने गहरी चिंता भी व्यक्त की है। आपको बता दें कि गर्मी से जूझ रहा है यूरोप, उसमें फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। भीषण लू से 1300 से ज्यादा की मौत के आंकड़े भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो लगातार आप देखिए कि मौत के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से हीट वेव की चपेट में पूरा यूरोप है। पंखों की मांग अब तेज हो चली है। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 41.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हो गया है। तो एयर कंडीशनर पंखों की मांग भी तेज हुई है। जर्मनी में 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है। और इसके अलावा बुजुर्गों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इस भीषण गर्मी से वो प्रभावित हो रहे हैं। तो पूरा की पूरा यूरोप हालांकि इस समय में भीषण गर्मी की चपेट में है और WHO ने इस पूरे मामले को लेकर के गहरी चिंता भी व्यक्त की है। WHO प्रमुख ने चिंता जताते हुए इस भीषण गर्मी की चपेट में आने से जो लोगों की मौत हुई है उस पर कहा है कि ये बेहद ही चिंतनीय है, चिंता करने वाली बात है। एयर कंडीशनर पंखों की मांग हालांकि तेज हो चली है यूरोप में, लेकिन WHO की चिंता यहाँ पर बढ़ती जा रही है। WHO प्रमुख ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है। जिस तरह से पूरा यूरोप जो है वो भीषण गर्मी की
प्रभाव में नजर आ रहा है। 15 करोड़ लोग यहाँ पर प्रभावित हैं और साथ ही साथ स्कूलों की अगर हम बात करें तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बिजली ग्रिड जो है उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है क्योंकि एसी और पंखे लगातार चल रहे हैं। साइलेंट किलर के तौर पर ये काम करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, जो भीषण गर्मी है वो कहीं ना कहीं साइलेंट किलर के तौर पर अब छिपे पैर आ रही है। ये गर्मी तेजी से गर्म होने वाला जो महाद्वीप है यूरोप, वहां पर हीट वेव नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, लगातार देख रहे हैं हम कि यूरोप में किस तरह से हीट वेव का प्रभाव नजर आ रहा है, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है बल्कि भविष्य की चिंताओं की ओर सभी को ध्यान आकर्षित कर रही है और यही वजह है कि WHO ने भी अब चिंता व्यक्त की है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जिस तरह से यूरोप में ये एक साल के बाद हर अगले साल जो रिकॉर्ड है वो टूट रहे हैं गर्मी के, वो न सिर्फ एक आपको ये एक वेदर इवेंट की तरह परेशान करने वाली खबर है, बल्कि जो राष्ट्र हो या फिर जो रीजन्स हो जो नॉर्मली ठंडे रहा करते थे, जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, जो ज़्यादा ऊंचाई पर है, और ख़ासतौर पे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिस तरह से हम ऊपर जाते रहेंगे उन देशों की बात करें तो वहाँ पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिख रहा है। देखिए, अगर हम बात करें गर्म देशों की तो वहाँ पर सब तरह के अरेंजमेंट्स इस तरह से बनाए ट्रेडिशनली गए हैं कि गर्मी से किस तरह बचाव हो, वहाँ के खान पान से लेकर वहाँ के कल्चर, वहाँ के घरों, वहाँ के कपड़ों को इस तरह से सदियों से, और एक तरह से बात की जाए कई सौ सालों में इस तरह से उसको डेवलप किया गया है कि वो गर्मी की मार झेल पाए। लोगों का क्लाइमेट हो या फिर लोगों का जो एक तरह से टॉलरेंस हो वो इसी तरह से बन चुका है। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर अगर हम घरों की बात करें, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, UK हो, वहाँ पर घर इस तरह से बनाए जाते हैं क्योंकि सर्दी हमेशा पड़ती थी कि वो हीट को ट्रैप करे, हीट को रोक कर रखे ताकि सर्दियों में उनके घर गर्म रहे। अब वही उल्टा अगर गर्मियों में भीषण गर्मी वहाँ पड़ रही है तो वो घर अभी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं हीट को ट्रैप करके। अब अगर टॉलरेंस की बात की जाए तो हीट टॉलरेंस अक्सर माना जाता है कि ठंडे देशों के लोगों में काफ़ी कम रहता है। उनसे अगर खान पान की बात करें, उनके रहने सहन की बात करें तो वहाँ पे हर उस तरह से सोसाइटीज़ डेवलप हुई है कि वो सर्दी में रहने के लिए जो एक तरह से देश बने हैं और हमेशा वैसे ही रहते आए हैं। लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें जिस तरह से हीट वेव वहाँ पर जा रही है तो लोगों के लिए वो असहनीय है। अब कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि भारत में तो 45 डिग्री भी पारा चला जाता है, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो यूरोप के लोग 40 से क्यों डर रहे हैं। लेकिन अगर हम समझें कि सोसाइटीज़ दोनों अलग अलग तरीके से डेवलप की हुई है, अगर खाड़ी के देशों की बात की जाए वहाँ रहन सहन, घर और सब तरीके से एक तरह से एनर्जी सोर्स उसी तरह से बने हैं कि वो गर्मी को झेल पाए। और नॉर्थ की अगर बात की जाए तो सर्दी को झेलने के लिए ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर दिल्ली में मानिए कि -30 डिग्री की ठंड पड़ जाए तो घर हो, हमारे कपड़े हो, हमारा रहन सहन हो उस तरह से बना ही नहीं है कि हम उसको टॉलरेट कर पाएंगे, और यही सबसे बड़ी चिंता यूरोपियन देशों के लिए बन गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद अक्षय तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए इस पूरी खबर पर। और न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।